नमस्कार, इन डेप्थ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। कौशल किशोर जी, आपका हमारे शो इन डेप्थ में बहुत बहुत स्वागत है। कौशल किशोर जी, नशा मुक्ति को लेकर आपने बहुत बड़ा अभियान जोड़ा हुआ है, उसमें हम जानना चाहते हैं इसमें नशा मुक्ति को लेकर आप क्या क्या सोच रहे हैं कि सरकार में क्या करना चाहिए? लेकिन नशा जो है ये हमारे देश को पूरी तरीके से नई पीढ़ी के लोगों को बर्बाद कर रहा है। आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक राजीव दीक्षित जी एक खोज में बताते हैं कि करीब 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन नशा जो हमारे देश में आया, वो नशे की वजह से करीब हर साल 20 लाख लोग मर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट में, या नशा करने वाला ऐसे लोगों को एक्सीडेंट कर देता है जो नशा नहीं करते, या लोगों को लीवर डैमेज होते हैं, किडनी ख़राब होती है, कम उम्र में मर जाते हैं। इसी तरह से अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें हर 1 घंटे में कैंसर से 159 लोग ख़त्म होते हैं, यानी करीब 13.5-14 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। जो कैंसर ज़्यादातर नशे की वजह से होता है। पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाने पीने से होता है। तो नशा जो है इस समय हमारे देश पे इस तरह से हावी हो गया है जिससे नई पीढ़ी के लोगों की जान भी कम समय में जा रही, कम उम्र में जा रही है। पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, या जिनके बच्चे नशा कर रहे हैं उनके माँ बाप दुखी हैं। करोड़ों परिवार हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी बेटी भी विधवा है इसलिए कि दामाद नशा करता था, और बहू इसलिए विधवा है कि लड़का नशा करता था। उसी का शिकार मैं भी हुआ। मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया, एक बूंद नशे की नहीं लिया, लेकिन मेरा खुद का अपना एक बेटा आकाश किशोर नशे के चक्कर में, लोगों के दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, और फिर वो धीरे धीरे शराब पीने लगा। हम लोगों को 4 साल बाद पता चली ये बात, जब वो नशे का आदी हो गया, तब पता चला। चूँकि हम लोग राजनीति से जुड़े इतना बिजी रहते हैं, ये बात पता नहीं चली। जब पता चली तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया 6-6 महीने। ठीक हो गया, उसकी मैंने शादी कर दी, एक बीवी, उसकी बीवी है, एक बच्चा भी है। लेकिन फिर वो दोस्तों के चक्कर में उनको पड़ गया, और फिर उसके बाद उसका कई बार एडमिट कराया, मगर वो बच नहीं पाया, और विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई 28 साल की उम्र में। तो उसकी चिता में आग लगाते समय कि जिसको हमने पाला पोसा उसको जलाएंगे कैसे, तो सब लोगों ने एक साथ मिल कर के अग्नि देना था तो वो दिया, अंतिम क्रियाक्रम किया। लेकिन ये निर्णय लिया कि एक नशा मुक्त समाज का पूरा, ये बात हम पूरे देश में बताएंगे कि मैं एक सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक। अगर एक सांसद, एक विधायक अपने बेटे को नशे से उसकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता, तो आम आदमी कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी बचा पाएगा। इसलिए इसके लिए हमने एक नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का एक ट्रस्ट बनाया, और उसके लिए पूरे देश में इस आंदोलन को शुरू किया कि नई पीढ़ी के लोग जो नशा नहीं करते हैं, अगर उनको हम नशा करने से रोक ले जाएं कि वो ना करें, वो संकल्प कर लें, तो नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। और जब नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो नशे की दुकानें धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक उसी तरह जैसे जहर की दुकानें इसलिए नहीं है कि जहर के कस्टमर नहीं हैं। तो अगर मेरा बेटा अगर नशा शुरू न किया होता और वो मना कर देता तो आज हमारे बीच में ज़िंदा होता। इसलिए वो लोग, जो लोग नशा नहीं करते हैं, उनको हम संकल्प करा रहे हैं। और अब तक जो है इसको 1000 लोगों से हमने शुरू किया था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नशा मुक्ति आंदोलन 3 दिसंबर 2020 को। आज जो है हमारे देश में विगत 14 नवंबर जो बाल दिवस होता है, उस पर करीब 5 करोड़ 6.5 लाख लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया है, और करीब 20,000 लोगों ने नशा छोड़ भी दिया है जो करते थे। उनके जो बेटे इस आंदोलन में शामिल हुए। अभी 31 दिसंबर को नशे की घात लगाए बैठे हुए हैं बड़े बड़े नशे के पेडलर, और लोगों को मुफ्त में ऑफ़र दे रहे हैं नई पीढ़ी के लोगों को कि आओ नशा मुफ्त में पियो, यहाँ पे फ्री में ड्रिंक मिलेगी। इस तरह का ऑफ़र देने का काम कर रहे हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को नशे की दुनिया में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिन हम लोगों को नशा न करने का संकल्प कराएंगे। 10 बजे से हम फेसबुक पे लाइव रह कर के लोगों को संदेश देंगे। 31 दिसंबर को
चूँकि 12 बजे नया साल 2023 आएगा तो लोग अपनी अपनी एक रैली निकालेंगे, पदयात्रा निकालेंगे नशा न करने के खिलाफ। और नए वर्ष 2023 को नशा मुक्त वर्ष बनाने के लिए 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी तक करीब 10 करोड़ लोगों को नशा न करने का संकल्प स्कूलों में, कॉलेजेस में, नई साल के जश्न में जो ये नशा करते हैं उसको आप रोकने के लिए अपना उसके रोकने का कार्यक्रम प्रयास उठा रहे हैं। करेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर सबसे खतरनाक दिन है, 1 जनवरी सबसे लोग यहाँ खतरनाक पार्टी दिन के है। नाम पे नशा करते हैं, जी जी जी, सेलिब्रेशन के नाम पे, पार्टी सेलिब्रेशन के नाम पे नए नशे साल की में। शुरुआत करते तो उसमें आप विशेष अभियान चलाएंगे जिससे नशे से युवाओं को रोका जाए हैं। जाने के तरफ। राष्ट्रव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा ये। और इसमें सभी एकेडमिक लोग, सोशल वर्कर लोग, कवि, साहित्यकार, लेखक, कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग, वो लोग जो नशा पूरे नहीं समूह पसंद को आप करते, जोड़ के एक पूरा हाँ, अभियान चलाने के इसमें है। वो चल इस अभियान में अभी आपके क्या क्या चल रहा है? इस अभियान में आप कैसे उसको लोग युवा को जोड़ना चाह रहे हैं, कैसे रोकेंगे उनको? लाइव के थ्रू, डिबेट के थ्रू? देखिए लाइव भी करता हूँ, फिजिकली कराता हूँ जी। तमाम जगह की टीमें बनी हुई हैं, तो वो सब जाती हैं, फिजिकल तरीके से कराती हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में तमाम वाइस चांसलर जुड़े हुए हैं, NIT IIT के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं, कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर जुड़े हैं, साहित्य संगम संस्थान के करीब 6500 कवि हमारे इस आंदोलन से जुड़े हैं, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो बड़े पैमाने पर लोग, और तमाम स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स बॉय, स्पोर्ट्स गर्ल्स और स्पोर्ट्स को जो कोच है वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। और तेज़ी से लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। जो नशा करता है वो भी चाहता है कि उसके बच्चे नशा न करें, इसलिए उनके बच्चे भी इस आंदोलन से जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन नई साल के दिन काम कैसे करेगा? आप पब्स में जाके बच्चों को रोकेंगे, पार्टीज को रोकेंगे, क्या करना चाहेंगे? मतलब किसको इसका धरातल पे आप कैसे काम करेंगे? पब्स में हम लोगों को वहाँ जाने से मना करेंगे और इसके लिए अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी हैं नए साल का सेलिब्रेशन अपने बच्चों के साथ करें। बच्चों को कहीं अकेले ना जाने दें, दोस्तों के साथ ना जाने दें। अपने घर पे उन बच्चों को बुलाएं, जो अपने बच्चे हैं उनके दोस्तों को अपने घर पे बुलाएं, घर पर बुला करके परिवार के साथ अपने साल परिवार के साथ पारिवारिक रूप में सेलिब्रेशन करें और टीवी लगा करके दिखाएं कि नशे में कैसे लोग झूम रहे हैं। उस तरह के आपके बच्चे न झूमें, ये इस तरह दिखा करके। और 11:58 पर उन बच्चों का नशा ना करने का संकल्प कराते हुए नए साल 2023 का आगमन करेंगे, आगमन का स्वागत। जी, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है। योगी जी द्वारा आपने नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया जो आप बता रहे हैं। तो गुजरात में शराब बैन है, बिहार में शराब बैन है, तो आप यूपी में शराब बैन के अब सहायक कदम करो। जब शराब मिलेगी नहीं तो नशा होगा नहीं, आप उसके मुख्य उद्देश्य पे क्यों जाते हैं आप? देखिए ये सवाल बहुत लोग करते हैं, मगर ये सवाल गलत है। इसलिए कि 1977 से 1980 तक हमारे देश में मुरार जी की सरकार में 2.5 साल शराब पूरे देश में बंद रही। शराब पीने के लोग जो आदी थे वो नशीली दवाएं लेने लगे, नशे की गोलियां खाने लगे, कोरेक्स पीने लगे, सीसी, संजीवनी सुरा पीने लगे, जहरीली शराब बना करके वो पीने लगे, जहर की सीसी लेकर के और पानी में डाल करके डाइल्यूट करके उसको पीने लगे। लाखों लोग मरने लगे। इसलिए जब नशे के कस्टमर हैं तो भूख जैसे व्यक्ति को लगती है, अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ खाएगा। उसी तरह नशा करने वाली की बॉडी जो है वो डिमांड करती है नशे की। तो जब नशा नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ नशे का विकल्प ढूंढेगा। अभी जो है एक स्मैक पीने वाला व्यक्ति, इसे मैंने देखा कि लखनऊ में उसे स्मैक नहीं मिली लॉकडाउन के पीरियड में, तड़प रहा था, अपने को नोच रहा था। तब तक एक आदमी आया और उसने अपने जूते उतारे, मोजे बदबू कर रहे थे, उसने मोजे उसके उतार लिए और पानी में घोल करके वो गंदगी पी गया। तो व्यक्ति की जो है डिमांड जो बॉडी की बन जाती है, उस बॉडी के लिए जो है आदीपन जो नशे का हो जाता है, हाँ आदीपन हो जाता है। तो दुकानें केवल शराब की हैं और भांग की हैं, बाकी अफीम की, चरस की, गांजा की, स्मैक की, कोकीन की, ब्राउन शुगर की, ड्रग्स की कोई दुकान नहीं है। ये दुकानें जो है ये लोग सबसे ज़्यादा यही ले रहे हैं। अभी आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर कई दिन से 2 दिन से चर्चा चल रही थी।
कई लाख हजार किलो ड्रग्स को जलवाने का काम हमारे देश में किया इन्होंने अभी कुछ दिनों के अंदर। तो ड्रग्स जलाई जा रही बड़े पैमाने पे देश में बन रही, विदेश से हमारे देश में आ रही है। हमारे बीएसएफ के फोर्स के लोग, बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स में लगे हुए लोग, वो लोग ड्रग्स को पकड़ते हैं, पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी तो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो केवल शराब से ही लोग नहीं मर रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो तम्बाकू खा रहे हैं, जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, आदी बन गए हैं, उनको आदी बनने नहीं देना, यानी नशे की शुरुआत नहीं करने देना। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती 6 महीने तक। नहीं, जब वो नशा, जब वो भोजन करने लगता है तो फिर भोजन की आदत पड़ जाती। तो भूख लगती तो भोजन से, फिर दूध से पेट नहीं भरता, भोजन से दूध भरता। वैसे नशा शुरू में नहीं होता, नशा शुरू करेगा तो नशे की आदत पड़ जाएगी, फिर वो नशे से ही उसकी बॉडी जो है तृप्त होती है, बाकी तृप्त नहीं होती। इसलिए नशे की दुनिया में हमें नई पीढ़ी के लोगों को जाने नहीं देना है। इसलिए स्कूलों में, कॉलेजेस में नशा न करने का संकल्प मैंने शुरू कराया और लोग कर रहे हैं। आप जो नई पीढ़ी है उनको रोकने के काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं जो नशा मुक्ति के लिए जो बच्चे आदी हो गया नशे का, उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं खोलते? उनके उपचार के लिए कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र से बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं। जो आदी पड़ चुके, जो बीमार हैं, साइकोलॉजिकल जो बीमार हो गए, उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? उनकी बात कर रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर लाखों नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, लेकिन 1 लाख लोग भी अभी तक के, तो छोड़ दीजिए 20,000 लोग नशा मुक्ति केंद्रों से नशे को छोड़ नहीं पाए। मेरा खुद बेटा नशे का शिकार हुआ, नशा मुक्ति केंद्र में ले गया और वो नशे से वो ठीक नहीं हो पाया, उसे वहाँ से ठीक नहीं हो पाया। इलाज सही नहीं मिल रहा, इसका मतलब वहाँ जो उपचार नहीं हो सकता, वो बॉडी की डिमांड है, नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, उन लोगों ने, करीब 20,000 लोगों ने नशा छोड़ा है, जब उनके बच्चों ने कहा कि पापा आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, नशा करने वाले आदमी का माइंड कमज़ोर हो जाता है, मेंटली वो वीकनेस उसके अंदर इतनी आ जाती है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जब इसको एक आंदोलन का रूप लेकर के करेंगे तो निश्चित तरीके से वो बच्चे जो नशा नहीं करते, उनके बाप नशा करते हैं, अपने घर पे लिखेंगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, तो धीरे धीरे करके जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे करके जो नशा करते हैं उनका धीरे धीरे नशा वो कम करते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र से कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और नशा मुक्ति केंद्र के बहुत मैं पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि नशा मुक्त केंद्र में लाखों लोग एडमिट होते हैं, लेकिन लोगों को बचा नहीं पाते। वो थोड़े दिन उसमें एडमिट होते हैं, निकल करके बाहर आ जाते हैं, फिर वो नशा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र जो खोले गए हैं उनमें नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे काम नहीं हो रहा है, उन्हें नशा कोई छोड़ नहीं पाता है वहाँ? नहीं, नशा मुक्ति के केंद्र के नाम पर लोग नशा छुड़ाने का प्रयास तो लगातार करते हैं, मगर जो उसमें नशा से आदी आदमी वहाँ एडमिट होता है, वो जितने दिन नशा मुक्त केंद्र में रहता है उतने दिन नशा नहीं करता, क्योंकि वहाँ नशा नहीं दिया जाता, नशे पे रोक है। लेकिन जैसे बाहर वो आता है वैसे धीरे धीरे करके फिर शुरू कर देता है। तो नशा मुक्त केंद्र खोलने से आप उसकी सोच बदलना चाह रहे हैं? मैं सोच बदलना चाह रहा हूँ। आप नशे को न बदल कर सोच बदलता जाए, साइकोलॉजिकल उसको हम दबाव में लेके आए और साइकोलॉजिकल हम उसको समझाएं कि नशा जो है गंदी बात है, परिवार के लिए हानिकारक है, इसलिए नशा छोड़ना चाहिए। अपने आप को ये समझ लेगा कि नशे से हम बर्बाद हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने लिखा है कि कोई बाप अपनी मौत से नहीं डरता, वो सिर्फ इस बात के लिए डरता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये भावना जिस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाएगी वो नशा छोड़ देगा। एक बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा नशे का इफेक्ट जो पंजाब है, पंजाब नशे को लेके बहुत बड़े व्यापार, इसमें फिल्म भी बनी उड़ता पंजाब, उसमें पंजाब के लिए, लोगों के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आया था सरकार ने, इसलिए आप उसको अपेक्षित कर रहे हैं? देखिए, मैं गया पंजाब भी, पंजाब में मैं साहिब फतेहगढ़ गया, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चुन दिए गए थे। वहाँ शहीद भगत यूनिवर्सिटी है, उसमें जाकर के वाइस चांसलर जी ने बुलाया था, वहाँ जाके हम लोगों ने संकल्प कराया नशा न करने। उन्होंने अपने कैंपस को नशा मुक्त कैंपस और स्टूडेंट्स को नशा मुक्त, ड्रग्स फ्री, अल्कोहल फ्री और स्मोक फ्री स्टूडेंट घोषित किया। लोगों ने संकल्प लिया। वही मैं फिर लुधियाना गया। लुधियाना में एक बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत पुराना, 102 साल पुराना,
सतीश चंद गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें उसको संकल्प को हम लोगों ने कराया, उन लोगों ने बुलाया था। गुरु अंगद यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, वहाँ जा कर के हमने संकल्प कराया। अभी और कई जगह जाने का है, तमाम लोगों की डिमांड है, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ। देखिए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कभी सेना में 25 से 35% लोग भर्ती होते थे। पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया, लेकिन अफ़गानिस्तान से नशा पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई हुआ और हमारे हिंदुस्तान के उन प्रांतों में जिनकी आप बात पंजाब हरियाणा की कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से नशा उन लोगों ने शुरू किया कि आज 70% नौजवान नशे में वहाँ का झूमता है। आज केवल 5% लोगों की सेना में भर्ती हो पा रही है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, हमारे देश के नौजवानों को नशे में डाल करके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करना और देश को विकसित भारत बनाने से रोकने का काम करना। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू करने का काम बहुत पहले से शुरू किया और ये वहाँ पर नशा मुक्त समाज का आंदोलन इस तरह का चल रहा है, इसलिए कि ताकि हमारा देश एक विकसित भारत बने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक एक विकसित राष्ट्र भारत कैसे बनेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के भारत जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है वो 2047 तक वो हो जानी चाहिए पूरी। नहीं, आत्मनिर्भर भारत की तो योजना जल्दी पूरी होगी, उसके लिए तो लगातार काम चल रहा है, लेकिन 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनेगा और दुनिया को हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम करेगा। तो आप अभी बड़ी मुहिम चलाएंगे 31 जनवरी को, लेकिन लोगों की शपथ करवाएंगे जिससे नशे से युवा पीढ़ी जो है दूर रहे। एक विजय कौशल जी, आपसे एक सवाल, भारत जोड़ो यात्रा को लेके कल से एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी आरोप लगाती है उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, हम कोई बीजेपी कोई आरोप नहीं लगाती, हम भी कोई आरोप नहीं लगाते, उनका आंदोलन है, अपना करें, लेकिन जो आंदोलन का नाम दिया है वो सोच समझ के देना चाहिए। भारत कहाँ टूटा हुआ है, भारत एकजुट है। तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि उनके आंदोलन में जनता नहीं जुड़ रही, उनके आंदोलन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, वही आकर के खड़े होते हैं, उनके साथ चलते हैं और प्रोपोगंडा करने का काम करते हैं। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं, वो अपना यात्रा करते हैं, करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो उनके कांग्रेस के लोग बिखरे हुए हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर वोटर जो कभी कांग्रेस को वोट देते थे, आज उनसे उनकी विचारधारा, उनकी लीडरशिप से नाराज़ होकर के, विश्वास ना करके आज वो लोग जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो वो अपने लोगों की विचारधारा से लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, काम से जुड़ते हैं। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो उन्होंने ज़मीन पे काम किया, लोगों को आवास देना, शौचालय देना, लोगों को किसानों को किसान निधि सम्मान 6,000 रुपये साल में देना, गैस सिलेंडर चूल्हा देना, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराना, वो सुविधाएं जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो 60 साल में कांग्रेस उन लोगों को नहीं दिया। अब वो भारत जोड़ो के नाम पर, भारत जोड़ो का भारत कहाँ टूटा हुआ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा भारत एकजुट है, एक एक बच्चा एकजुट है और देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। खुद जो है कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं और कांग्रेस की मीटिंगों में राहुल गांधी जी साजिश के तहत पूरी रैली तोड़ना चाह रही है, घबरा गई हमारे जन आंदोलन से। नहीं, कोई घबराहट नहीं, हमें कहा कि घबराहट, उनका जन आंदोलन नहीं। लेके आपने कल श्वेत पत्र जारी कर दिया है, मेडिकल एडवाइजरी जारी कर दी कि आप स्थगित कर दें इसको। नहीं, वो कोई एडवाइजरी नहीं जारी हुई उनको। कोरोना का पीरियड है, इसलिए कुछ एडवाइजरी उनको जारी की गई, ये कि वो कोरोना से बचते हुए, चूँकि चीन इस समय कोरोना से इतना ज़्यादा ग्रसित है कि जो वहाँ की एडवाइजरी जारी हुई कि 90 दिन के अंदर वहाँ 60% लोग कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे।
उससे बचने के लिए हमारे देश के नागरिक हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे देश के नागरिक हैं। चूँकि हमारी भाजपा की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसी भी दल में कोई व्यक्ति हो कोरोना से संक्रमित ना हो और वो किसी की जान न जाए, इसलिए कोरोना के नियमों को पालन करते हुए आंदोलन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल एडवाइजरी जारी की गई, ये भी वो नहीं करना चाहते, ये उनकी अपनी बात है, ये उनकी अपनी मर्जी है। वो कोरोना के इशू पर भी सवाल बेवजह खड़ा करते रहते। तकलीफ़ इस बात की होती कि कहीं कहीं पर कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो राजकुमार हैं, उनकी मीटिंग में जब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और वो कुछ नहीं बोलते, तो भारत जोड़ो का मतलब क्या है? अगर उनकी मीटिंग में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा और राहुल गांधी जी सुनते रहेंगे, तो ये हिंदुस्तान भारत जोड़ो है कि भारत तोड़ो है? किसका सपोर्टर करने का काम कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है उठ करके। इसलिए भारत जोड़ो आंदोलन इस तरह का कोई आंदोलन नहीं है जिससे जनता प्रभावित हो रही हो। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के वर्कर भी जान रहे हैं कि राहुल गांधी जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें बीजेपी षड्यंत्र नहीं रची है। बीजेपी भी हर जगह रैलियां कर रही है, अलग राज्यों में रैलियां कर रही है, 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रही है। तो वो कहते हैं वहाँ एडवाइस जारी नहीं होती, हमारे लिए एडवाइस जारी होती है, हमारे तोड़ने का रोकने का काम करा जा रहा है। लगातार किसी को आरोप बिल्कुल निराधार है, गलत है। एक तरफ आप कांग्रेस को आप एडवाइस दे रहे हैं, जहाँ बीजेपी अपनी रैलियां कर रही है वहाँ क्यों नहीं एडवाइस जारी की जा रही है? नहीं, हमारे लोग कोरोना का बाकायदा पालन करते हैं, कोरोना की उसका करते हैं और मीटिंगें करते हैं। हम उनके इस यात्रा पे कोई रोक नहीं लगा रहे, कोई रोक नहीं लगा रहे ना। हमको उसको कहा कि घबराहट यात्रा से आपके हिसाब से नहीं, अपना वो यात्रा करें, ये लोकतंत्र है। कोई भी किसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी कार्यक्रम कर सकता है, उसमें ना तो संवैधानिक किसी पर रोक है, ना हमारी पार्टी किसी पर रोक लगती है, ना हमारी सरकार किसी पर रोक लगाती। संवैधानिक तरीके से करें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनकी संवैधानिक तरीके से वो नहीं लगा रहे हैं अभी। अब आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, निश्चित तरीके से करें, लोकतंत्र में छूट है। लेकिन कहीं पर भी वो उनकी यात्रा में या उनकी रैली में जो कहीं पर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे या पाकिस्तान का झंडा कहीं कहीं फहर जाता है, देश विरोधी जो नारे हैं उसके लिए आप वो नहीं होने चाहिए। ये फिर भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो हो जाएगा ये। तो उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज कराइए, उसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? बीजेपी इसके लिए कार्रवाई नहीं करनी? जनता देख रही है, जनता इस बात को समझ रही है, जनता इन चीज़ों को देख रही है। जनता देख ले इस चीज़ को। हम जनता हमारी जो है इस बात के लिए कि जनता के लोग देखें कि वास्तव में ये कर क्या रहे। जनता जब इस देश को इनकी इन चीज़ों की हरकतों को देख रही है, वही कारण है। और जनता ने देखा, इसीलिए आज जो है आपके नजर जनता फैसला करे इस चीज़ का कि जनता फैसला करेगी और कर रही है, कर दिया फैसला। जनता ने फैसला कर दिया। हिमाचल में सरकार आ गई उनकी, बीजेपी सरकार चलेगी वहाँ से हिमाचल से। इस जनता ने फैसला किया कि आज पार्लियामेंट के अंदर इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आ पाई उनके पास कि विपक्ष की लीडरशिप उन्हें मिल पाए। 2024 के लिए वो कर रहे हैं, 2024 में भी उनको विपक्ष की लीडरशिप नहीं मिल पाएगी। जितनी सीटें पाए हैं उससे भी कम पाएंगे। जो वहाँ पर देखिए गुजरात में प्रचंड बहुमत आया। अगर हिमाचल प्रदेश में आप देख लें तो वहाँ हर बार सरकार बदलती है। वहाँ हर बार अभी तक के इतिहास रहा है कि एक बार सरकार किसी की तो दूसरे बार सरकार किसी की। वहाँ पर सरकार का परिवर्तन इसी तरह होता रहता है, जिसके तहत वहाँ पर सरकार हुई, उनको कोई प्रचंड बहुमत नहीं मिल गया। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। और आज पार्लियामेंट में ये स्थिति है कि विपक्ष में भी विपक्ष के लीडर बनने लायक नहीं है। इतना जनता ने उनको जो है किनारे कर देने का काम किया है। तो आपने तो हिमाचल में जो सरकार बदलती है हर बार, तो उसका मिथ्या आपने नहीं तोड़ा। यूपी में भी हर बार ऐसे होता था, यूपी में तो आपने तोड़ा। यूपी में बीजेपी ने रिपीट मारा, यूपी में वहाँ काम नहीं कर पाए। नहीं, यूपी में मारा, हिमाचल में भी काम किए। और अभी ये प्रथा तो यूपी में भी थी। नहीं, यूपी में ये प्रथा नहीं थी। देखिए यूपी में कई बार लगातार, बहुत पहले शुरू में आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार बनी रही, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, फिर उसके बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, फिर बीजेपी की सरकार बनी। और मायावती और बीजेपी, बसपा और बीजेपी की सरकार कई राउंड वहाँ पर लगातार बनी। ऐसा नहीं है, ऐसा यूपी में नहीं था। यूपी में एक बार 2007 में या 2002 में भाजपा और मायावती की सरकार बनी। फिर उसके बाद 2003 में मुलायम सिंह की सरकार बनी।
नहीं, वो फिर सरकार चल कहाँ मैं पाई? 2.5 नहीं, साल कार्यकाल अरे पूरा भाई नहीं 2.5 साल चली तो पूरा किया समय उसने। नहीं, उसके 2.5 बाद साल कार्यकाल कर पाए थे। 5 जितना साल कार्यकाल बचेगा पूरा उतना नहीं ही हो पाया। करेंगे, जितना बचेगा उतना ही तो करेंगे। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, और फिर चुनाव जब हुआ उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई मायावती जी की, 7 साल सरकार, वो 5 साल चली। फिर उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार आई। उसके बाद 2017 में बीजेपी की सरकार आई। अब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आके किया तो बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, फिर से रिपीट हुई। हमें कम सीटें मिली पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन हम रिपीट हुए वहाँ पे। अगली बार भी रिपीट होंगे, क्योंकि आप कार्यक्रम और ज़्यादा बनाने का काम किया है। जहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश की बात आप करते हैं, अभी जब लोकसभा का 2024 का चुनाव होगा, वहाँ सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे, पार्लियामेंट की एक भी सीट नहीं हारेंगे, सब जीतेंगे। तो आप प्रथा जो है हिमाचल की तोड़ नहीं पाए, आप प्रथा जो चली आ रही है उसी को, बीजेपी इस प्रथा को तोड़ने में नाकाम रही। इस बार हम नाकाम रहे, अगली बार कामयाब हो जाएंगे। 2024 के लिए आप बिल्कुल उसके लिए कामयाब होंगे, संकल्पबद्ध हैं। निश्चित किसका तरीके से। हार, बीजेपी हार का ठीकरा किसके सिर पे फोड़ रही है हिमाचल को लेकर? नहीं, हिमाचल में बीजेपी का अंदरूनी कलह लेके डूब गई। देखिए बीजेपी का अंदरूनी कलह, टिकटों का बंटवारा, वो लेके डूबा। किस, ये मंथन हुआ आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी अभी भी हिमाचल के उस पर मंथन करेगी, और क्या कारण रहा कि हम वहाँ पर कैसे बहुत हारे। कारण रहे बीजेपी के, जो- अपने लोग ही जो- बीजेपी कट के टिकटों को लेके बंटवारे में बहुत दिक्कतें हुई। जो भी कारण रहे हैं, ये कारण आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन हमारी पार्टी जो है इस सवाल पर किन कारणों पे जीती इसकी समीक्षा कर रही आपकी है। पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल के हैं, वो सीट नहीं बच। नहीं, ठीक है, इससे क्या होता है। जेपी नड्डा जी पूरे देश को देख रहे हैं, केवल हिमाचल को नहीं देख रहे हैं। जेपी नड्डा जी पूरे देश को दे रहे हैं। तो हम पिछले बार 99 सीट पाए थे वहाँ पर, और अब की एक बार गुजरात में 157 सीटें पाए। लगातार 7 बार से वहाँ हमारी सरकार बन रही है। बात ये कहीं कहीं के सिस्टम की हो दिल्ली भी हार सकती गए है। ना आप, हाँ, दिल्ली भी हार गए, हिमाचल प्रदेश हमारा कोई हिमाचल हार गए आप, मोटो दिल्ली भी नहीं हार है। गए आप। दिल्ली गुजरात ही जीता, दिल्ली सारा में फोकस गुजरात पे था, देखिए इसका ऐसा मतलब है, आपका। दिल्ली में जो हम एमसीडी के चुनाव हारे हैं, विधानसभा और उसके चुनाव नहीं हारने एमसीडी जाए। का चुनाव हुआ था ना, तो एमसीडी के चुनाव हारे हैं। एमसीडी के चुनाव में लगातार हम यहाँ कर रहे हैं। जनता परिवर्तन चाहती होगी, जनता ने परिवर्तन कर दिया। जनता तो एक कुछ ना कुछ सोच करके करती है, लेकिन अभी जब उनको देख लेगी कि जनता ने क्या किया, आने वाले समय में एमसीडी का जब चुनाव होगा या पार्लियामेंट का चुनाव होगा, फिर बीजेपी जीत करके आएगी। तो बीजेपी कमर कस रही 2024 के चुनाव को लेके, आपका कहना देखिए है? बीजेपी सेवा ही संगठन के तहत लगातार काम करती है और देश के निर्माण के लिए लगातार काम करती है। बीजेपी जो है कि एक संस्कारिक पार्टी है जो देश के निर्माण के लिए काम कर रही है। जहाँ लोग समझ रहे हैं बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं, जहाँ लोग नहीं समझ रहे हैं वहाँ पर कभी कभी बीजेपी या दूसरे दल के साथ लोग खड़े हो जाने का काम करते हैं। एमसीडी का चुनाव अगर ले लें तो एमसीडी का चुनाव हारने के पीछे 2 एक कारण और भी थे। जैसे कि केजरीवाल जी ने यहाँ पर 21 साल के उम्र के लड़के और लड़कियों को शराब पीने के लिए कानून बना दिया, और फिर एक उन्होंने वो लागू कर दिया, एक स्कीम घोषित कर दिया कि एक शराब की बोतल खरीदो, एक फ्री पाओ। जब विरोध हुआ तब उस पर जाकर के उन्होंने रोक लगाया। आज बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है पूरे दिल्ली को केजरीवाल जी नशे की दुनिया में झोंक देना चाहते हैं, नशे का आदी बनाना चाह रहे हैं, आदि बना देना चाहते हैं, और जिसमें बड़े पैमाने पे शराब और ड्रग्स इस चुनाव में बांटी गई, जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ हारी, वरना बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं हारती। तो आप कहते हैं बहुत बड़ा रीजन जो रहा वो नशे का आदी बनाया गया, शराब नशे पीने का आदी बांटी गई, बनाया गया। और जिसके चक्कर में केजरीवाल नई पीढ़ी के लड़कों के, जो पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के तमाम लड़के और लड़कियां जो दिल्ली की राजधानी में पढ़ने आते हैं, उनको जो है बर्बाद करने का काम, शराब की केजरीवाल नीति सरकार बना कर रही है। करके काम निश्चित तरीके से केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 7 लाख लड़के पढ़ते हैं। मैंने वहाँ पे नशा मुक्त, नशा हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो आंदोलन को किया। वहाँ के वाइस चांसलर जी ये बोलते हैं, मीटिंग में बोले कि लड़कियों के मैंने हॉस्टल में छापा मारा तो 77 हुक्के बरामद हुए जहाँ पर वो लड़कियाँ जो है नशा करती थी। आप सोचिए कि दिल्ली को नशा मुक्त दिल्ली बनाना है। हमने ये अभियान शुरू किया, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। दिल्ली को नशा मुक्त दिल्ली बनाने का इसकी शुरुआत किए हैं, और अभी 31 दिसंबर को बंद करें ना केजरीवाल, क्यों नहीं बंद करते कि जो लोग जो पब बने हुए हैं जहाँ पर लोग घोषणा कर रहे हैं, नशे के सौदागर, नशा की दुनिया में ले जाने वाले लोग, नई पीढ़ी के लोगों को कि ले जाएंगे उनको और मुफ्त में ड्रिंक कराने का शुरुआत कराएंगे। बंद करें ऐसे बारों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्यों नहीं करते।
मगर वो तो खुद एक कानून बना दिल्ली दिया। सरकार जो है नशे को प्रमोट कर रही है, प्रमोट कर रही वो है। नशे दिल्ली से की revenue- सरकार, केजरीवाल जी नशे को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए स्कीम शुरू किया था कि एक बोतल खरीदो एक फ्री पाओ। तो इस नशे को प्रमोट करके आदि होना चाहता है, जिसके आप एमसीडी चुनाव जीत गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तरीके से उससे प्रभाव पड़ा और इसका, और उन्होंने नशा बटा भी उनके चुनाव में, तेजी से उनके लोगों ने नशा बांटा। यहाँ तक के लोगों को लोग आकर के बताते हैं कि लोग तो ये जो वोटरों के घर में लेकर तो के, विकास के मुद्दों पे नहीं हुआ, ये नशे को लेके आदि करके चुनाव जीता गया। हम चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी नशे को का प्रयोग किया और जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। एक बड़ा सवाल, बीजेपी हार के मंथन को अभी जो 2 जगह स्टेटों में हार गई, एमसीडी हार गई, हिमाचल हार गई, उसके मंथन करके 2024 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या रूपरेखा अरे बना रहे हम हैं आप लोग? 2024 में 350 सीट पूरे देश में जीतेंगे। 350 सीट जीतेंगे, ये कोई इशू नहीं। 7 सीटें हमारी लोकसभा की हैं, 7 की 7 हम दिल्ली में जीतेंगे, हिमाचल प्रदेश की जीतेंगे, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हम राजस्थान हारे थे, सब सीटें जीते। हम बिहार वो हारे थे मध्य प्रदेश, सारी सीटें हम वहाँ की जीते। हरियाणा में वहाँ दूसरे प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ हम हारे थे उन जगह हम जीते। लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर पूरे देश में वोट मिलेगा और हम 282 सीट पाए थे बीजेपी 2014 में। 2019 में हम 303 सीटें पाए, अब की 350 सीटें हम पाएंगे। पूरे देश के अंदर बीजेपी जीत करके आएगी, क्योंकि ये विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कौशल किशोर जी, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में आपका सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र है आपका। यूपी को लेकर 2024 में क्या लग रहा है आपको? सब सीटें जीतेंगे, 75 सीटें कम से कम जीतेंगे 80 में। तो यूपी से आपको 75 से 80 सीटें आप लेके लगभग आएंगे, संकल्प है 75 आपका। सीटें। सपा बसपा का गठबंधन था तब जो हम 64 सीटें जीते। ऐसे कौन से मुद्दे आप यूपी में लेके आएंगे जिसके ऊपर आप वोट मांगने हम जाएंगे? मुद्दे हमारे लगातार काम कर रहे हैं ना, लगातार काम कर रहे हैं, सारे काम। महंगाई पे आपको विपक्ष घेर रहा है? कोई विपक्ष घेर रहा, जनता नहीं। तो आप कहते हैं महंगाई विपक्ष नहीं घेर रहा, जनता बीजेपी के साथ खड़ी हुई। आप जनता का आंदोलन कहीं बताइए विपक्ष चला रहा हो महंगाई पे? एक भी महंगाई के इशू पर जनता कहीं नहीं खड़ी, खाली विपक्ष बेमतलब प्रोपोगंडा कर रहा है। और इसीलिए विपक्ष लगातार हार रहा है, क्योंकि उसने अपने पीरियड में कोई काम ही नहीं किया। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है आपके हिसाब से? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जिनको जो ज़रूरत है, जिनके पास मकान नहीं उनको आवास मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, दी जा रही हैं। लड़कियों की शादी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित की जा रही, 35,000 उनके खाते में दिया जा रहा है, 51,000 रुपये उनकी शादी में खर्च किया जा रहा है। सारी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं और लोगों को अभी 31 दिसंबर तक के मुफ्त में राशन मिल रहा है। फिर 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल 80% जनता को पूरे देश में मिल रही है। जनता पूरी तरीके से बीजेपी की नीतियों से खुश है, क्योंकि जनता इस राष्ट्र को मजबूत करना चाहती है, पूरे देश को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाना चाहती है। और ये लोग जो है केवल मोदी जी पर हमला करते हैं, मोदी जी की नीतियों पर हमला करते हैं, कुछ काम नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इसलिए 350 सीटें हम कम से कम जीतेंगे बीजेपी। विकास के मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी अपना? विकास को लेकर हाँ, विकास ही कर रहे हैं, इसलिए उसी मुद्दे पे लड़ेंगे। शहरी विकास मंत्रालय आपके पास है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आपके अंडर आता है, तो अभी आपको क्या लगता है शहरी विकास मंत्रालय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अभी डिले क्यों हो रहा है? नहीं, डिले नहीं हो रहा, 2023 तक हमारा टाइम है ना उसको। 2018 में 100 स्मार्ट सिटी चुने गए थे, 5 साल में उन्हें कंप्लीट करना है, तो 2023 तक हमारे सारे स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो अभी गए। कितना 20% काम हो गया आपका? बहुत फीसदी, हमारे यहाँ 80% करीब काम है। कौशल किशोर जी, आप हमारे शो में आए, इन डेप्थ में आपने आए, आपको बहुत बहुत स्वागत।